तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोग को यूजीसी नेट में 2023 के 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मतलब पर डे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, जो कि मैं आप लोग को आज करवाने वाली हूँ। वो 2 है, एक है एनईपी से, एनईपी 2020 में जो आया था, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति, उससे हर शिफ्ट में और पर डे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन वहाँ से और एक क्वेश्चन आपके जितने भी पुराने शिक्षा आयोग हैं या फिर रैले कमीशन है, कोठारी आयोग है, राधा कृष्ण समिति है, उन सब ने शिक्षा के बारे में क्या क्या सुधार किए हैं, वो कब आई है और उनके क्या महत्व है, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो कि मैंने अभी पूरा एनालिसिस किया है, क्योंकि मैं भी अभी टॉपिक वाइज पढ़ाई कर रही हूँ। क्योंकि जहाँ जितना ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक हम कर पाएँ वो ही हमको एग्ज़ाम में मतलब अच्छे मार्क्स दिला सकते हैं। तो मैं आप लोगों के लिए अभी 2023 के सारे क्वेश्चंस जो एनईपी और कमीशन से, जो भी शिक्षा से आधारित जो कमीशन है, उनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। तो फटाफट से आप इन क्वेश्चंस को कर लें। देखिए, ये क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य है कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सकल नामांकन इनरोलमेंट अनुपात को बढ़ाकर 2035 तक कितना कर दिया जाए। तो ये 50% कर दिया जाए, ये इसमें आपको फिल करना था। ठीक है, इसका अब एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लेते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत की नई शिक्षा नीति और जिसे भारत सरकार 29 जुलाई 2020 को घोषित की है। तो आपको इसको भी याद करना है, क्योंकि हो सके ये पूछ दे कि नई शिक्षा नीति कब आई। तो 29 जुलाई 2020 को आई है और सन 1986 में घोषित शिक्षा नीति के बाद भारत की शिक्षा नीति में यह पहला नया परिवर्तन है। 1986 में जो शिक्षा नीति आई थी, उसके बाद से सीधा 2020 में ये नई शिक्षा नीति आई है। इसके बाद ये है कि भारत की शिक्षा नीति में यह पहला नया परिवर्तन है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य है कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सकल नामांकन अनुपात को बढ़ाकर 2035 तक 50% कर दिया जाए। यह नीति वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। तो देखिए, आपको यहाँ से एक क्वेश्चन के साथ साथ 2-3 और क्वेश्चन के बारे में पता चल गया। जैसे कि अब नई शिक्षा नीति की स्थापना कब हुई, उसके बाद से किसकी अध्यक्षता कौन किए थे इसके, तो के कस्तूरी रंगन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से किस आयोग या समिति ने स्वतंत्रता से पहले अमानक महाविद्यालयों को बंद करने की अनुशंसा की थी। अमानक मतलब होता है सब स्टैंडर्ड कॉलेज बिफोर इंडिपेंडेंस, मतलब इसको बंद करने की घोषणा की थी। देखिए, जहाँ आपको हिंदी नहीं समझ में आए वहाँ पे आप इंग्लिश पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैं भी यही करती हूँ। तो इसका ऑप्शन होगा ए, यानी कि रैले कमीशन है, रैले आयोग है, उसने सब स्टैंडर्ड कॉलेज को बंद करने की बात कही थी स्वतंत्रता से पहले। अब इसके बारे में भी आपको डिटेल में जानना है, क्योंकि प्रश्न यहाँ से भी तो बन सकते हैं। सर थॉमस रैले ने भारतीय संस्थानों की वर्तमान और भविष्य की जांच करने और संगठन और प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए सुझाव देने के लक्ष्य के साथ 27 जनवरी 1902 को रैले आयोग की स्थापना की। अब चूंकि ये है ना कि मैच दी फॉलोइंग में भी आपको दे सकता है कि कोठारी आयोग कब आया, रैले आयोग कब आया, फिर है राधा कृष्णन समिति कब बना। तो उसको आप जब तक आपको याद नहीं रहेगा तो आप कैसे बताओगे। तो रैले आयोग कब आया, 1902 में। अब इनकी क्या क्या और इनकी इस रिपोर्ट में कहा गया है उसके बारे में देखते हैं। रैले आयोग के लिए प्राथमिक या माध्यमिक शिक्षा पर कोई रिपोर्ट संभव नहीं थी। आयोग का मुख्य उद्देश्य शिक्षा प्रणाली के स्तर को ऊपर उठाना और भारत में शिक्षा के स्तर में सुधार करना था। आयोग की रिपोर्ट और सिफारिशों के परिणाम स्वरूप 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम लागू किया गया था। यानी कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब आया था, तो 1904 में रैले आयोग की सिफारिश पर ही आया था। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। हमारा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इस पर विचार किया गया कि भारत में नई प्रणाली का उद्देश्य होना चाहिए। इनमें से क्या होना चाहिए, तो नई प्रणाली का उद्देश्य डी होना चाहिए, यानी कि वैश्विक नागरिकता शिक्षा, ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन होना चाहिए। अब इसका हम एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत वर्ष 2030 तक सकल नामांकन अनुपात यानी कि ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो को 100% लाने का लक्ष्य रखा गया है। तो इसको भी आप याद करेंगे, हो सकता है आगे के एग्जाम में ये पूछ दे आपसे कि इनका सकल नामांकन अनुपात कितना रखने का लक्ष्य रखा गया है। तो 100% रखा गया है 2030 तक। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में यह विचार किया गया है कि भारत में नई शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य वैश्विक नागरिकता शिक्षा होना चाहिए। वैश्विक नागरिकता शिक्षा का उद्देश्य सभी आयु के शिक्षार्थियों को अधिक शांतिपूर्ण, सहिष्णु, समावेशी और सुरक्षित समाज के निर्माण में स्थानीय और वैश्विक स्तर पर सक्रिय भूमिका निभाने में के लिए सशक्त बनाना है। उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा होगा ये। अगला क्वेश्चन है कि 1854 के एजुकेशन डिस्पैच में सुझाव दिया गया था कि भारतीय विश्वविद्यालयों में अनुदेशन का माध्यम यह भाषा होनी चाहिए। यानी कि वुड का डिस्पैच अधिनियम आया था 1854 ईस्वी में। उसमें क्या बताया गया था, तो इसमें जो भाषा है वो माध्यम इंग्लिश रखा गया था।
1854 के वुड डिस्पैच को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इस बात को भी एकदम अच्छे से याद रखिएगा। और यह दस्तावेज भारत में शिक्षा के प्रसार की पहली व्यापक योजना थी। इसने देश में विद्यमान शिक्षा पद्धति को सुव्यवस्थित करते हुए प्राथमिक शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय भाषा और माध्यमिक शिक्षा हेतु एंग्लो वर्नाकुलर तथा भाषा तथा उच्च शिक्षा हेतु अंग्रेजी को माध्यम बनाया था। देखिए इसमें 3 भाषा का उन्होंने बात किया हुआ है वुड के डिस्पैच में। जो प्राइमरी लेवल पर हमारी क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए और जो माध्यमिक स्तर पे उस पर हमको दोनों लैंग्वेज में बात करनी होगी, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। और जो हायर एजुकेशन उसमें वहाँ पे सिर्फ उन्होंने अंग्रेजी की बात की है। जिला स्तर पर एक संबंध कॉलेज और कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास के प्रेसिडेंसी शहरों में विश्वविद्यालय की स्थापना भी की गई है। और उन्होंने इसके तहत जिला स्तर पर एक संबंध कॉलेज और कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी शहरों में विश्वविद्यालय की स्थापना भी की गई है। तो आपको ये भी याद रखना है कि 3 विश्वविद्यालय खुले थे 1857 में। कहाँ कहाँ? तो कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिशों के अनुसार कौशल के भारतीय मानकों को निम्नलिखित में से किसके व्यवसायों के अंतरराष्ट्रीय मानक वर्गीकरण के साथ संरेखित किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ILO। ILO का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में। इसके बारे में आप आगे देखते हैं कि हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी है और नई शिक्षा नीति 34 वर्ष पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को प्रतिस्थापित करेगी। ये भी हम लोग देख चुके हैं पहले। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा की पहुंच, समानता, गुणवत्ता, वहनीय शिक्षा और उत्तरदायित्व जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया गया है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिशों के अनुसार कौशल के भारतीय मानकों को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के व्यवसायों के अंतर्गत मानक वर्गीकरण के साथ संरेखित किया जाएगा। नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिए जून 2017 में इसरो के पूर्व प्रमुख के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था और इस समिति ने मई 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा प्रस्तुत किया है। तो ये सारी चीज़ें आपके ध्यान में होनी चाहिए। ये है हुमायूं कबीर समिति के लिए केंद्र सरकार का आदेश किसकी संभावना तलाशने के लिए था? तो इसका आंसर हो जाएगा B, नए विश्वविद्यालय की स्थापना, सेटिंग अप ऑफ न्यू यूनिवर्सिटी। हुमायूं कबीर समिति के लिए केंद्र सरकार का आदेश नए विश्वविद्यालयों की स्थापना की संभावना तलाशने के लिए था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस प्राचीन उच्चतर शिक्षण संस्थान से प्रसिद्ध शाही चिकित्सक जीवक जिसने सम्राट बिंबिसार का उपचार किया था ने शिक्षा प्राप्त की थी? तो तक्षशिला, जो बिंबिसार थे वो तक्षशिला से शिक्षा प्राप्त की थी। और इसके साथ मैं ये भी बताना चाहूँगी कि जो चाणक्य थे उन्होंने भी तक्षशिला से ही शिक्षा ग्रहण किया था। उस समय हमारे यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय नहीं थी जब वो पढ़ते थे, नालंदा विश्वविद्यालय में वो पढ़ाते थे। तक्षशिला वह प्राचीन उच्चतर शिक्षण संस्थान है जहाँ से प्रसिद्ध शाही चिकित्सक जीवक जिसने सम्राट बिंबिसार का उपचार किया था ने शिक्षा प्राप्त की थी। क्वेश्चन है हमारा, पूछा गया है कि भारत में तकनीकी शिक्षा में सुधार करने के लिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान क्या क्या पहल की गई थी? तो देखिए मैं सारा ऑप्शन नहीं ली हूँ क्योंकि हमको बस मतलब है कि आंसर क्या होना चाहिए उससे मतलब है और उसको हमको याद करना है। बेवजह का हम एक आंसर सही होगा और 3 आंसर बेवजह का क्यों याद करें? देखिए मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाना चाहती हूँ, इसलिए जो काम की बातें मैं सिर्फ उसी पे फोकस करती हूँ। एक्स्ट्रा मैं सबको ऑप्शन पढ़ना जरूरी मैं नहीं समझती हूँ। तो आइए डायरेक्ट आंसर की बात करते हैं। तो भारत में तकनीकी शिक्षा में सुधार करने के लिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्न पहल की गई थी। पहला, मद्रास में IIT की स्थापना की गई थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना, आपको द्वितीय पंचवर्षीय योजना का भी समय याद रखना है कब हुआ था। पहला पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 में हुआ था और दूसरा 56 से 61 के समय में हुआ था। तो आपको ये भी याद रखना है कि मद्रास में IIT की स्थापना की गई थी। उस समय मौजूदा तकनीकी संस्थानों के सुधार की योजनाएं भी की गई थी। देश के चुनिंदा तकनीकी संस्थानों में पढ़ने वाले उत्कृष्ट छात्रों के लिए छात्रवृत्ति आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शुरू किया गया था और मुद्रण प्रौद्योगिकी के लिए केंद्रीय संस्थान स्थापित करने की भी योजना थी। तो ये सारी उसकी पहल थी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि नई शिक्षा नीति का विकास संबंधी समिति ने सिफारिश की थी और भारत में किसी भी विश्वविद्यालय में डैश से अधिक कॉलेज संबंध नहीं होने चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 100 से अधिक कॉलेज संबंध नहीं, यानी कि जो हमारे यहाँ एक यूनिवर्सिटी है उसके अंदर में 100 कॉलेज होने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा होता है तो हमको उसके लिए अलग से फिर एक विश्वविद्यालय का गठन करना चाहिए, ये इसमें लिखा गया है। जैसे कि मैं आपको समझा दूँ कि हमारे यहाँ भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी जो कि मुजफ्फरपुर में है, उसके अंदर में हमारा RBBM कॉलेज, LS कॉलेज, RDS कॉलेज, मतलब बहुत सारे कॉलेज आ जाते हैं। तो उनकी संख्या जो है वो 100 से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर वो 100 से अधिक हो जाती है तो फिर हमको अलग से एक और यूनिवर्सिटी का गठन करना होगा, यही इसमें लिखा गया है।
अगला क्वेश्चन है हमारा कि स्वाधीन भारत का प्रथम शिक्षा आयोग कौन सा था। तो ये हमारा राधा कृष्ण कमेटी थी, राधा कृष्ण कमीशन यानी कि राधा कृष्ण आयोग था। राधा कृष्ण आयोग स्वाधीन भारत का प्रथम शिक्षा आयोग था और इसकी स्थापना 4 नवंबर 1948 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में हुई थी और इन्हीं के नाम पर इसका नाम राधा कृष्ण आयोग पड़ा था। इसी आयोग को विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है और इस आयोग ने 25 अगस्त 1949 को अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपी थी। देखिए हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 को और ये आयोग 1947 के ठीक एक साल बाद 48 में बनी थी। कौन? राधा कृष्ण आयोग। नेक्स्ट है हमारा कि नई शिक्षा नीति 2016 की विकास संबंधी समिति ने किसके लिए परिषद गठित करने का सुझाव दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, एक्सीलेंस इन हायर एजुकेशन। जो उच्च शिक्षा उत्कृष्टता है उसके लिए इन्होंने विकास संबंधी परिषद गठित करने का सुझाव दिया था। के साथ ही हम ये भी देख लेते हैं कि जो नई शिक्षा नीति 2016 का मुख्य उद्देश्य है कि शिक्षा इंसान को बंधनों से मुक्त करे और सक्षम बनाए। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में उच्चतर शिक्षा पर हंटर आयोग की सिफारिशें क्या थी। तो अब हम इसका ऑप्शन नहीं देखेंगे, डायरेक्ट उनकी क्या क्या सिफारिश थी वो देख लेते हैं। इसमें है कि हंटर आयोग सबसे पहले आपको याद रखना है 1882 में आई थी और सरकार को गैर सरकारी कॉलेजों को उदारतापूर्वक अनुदान प्रदान करना चाहिए, इनकी सिफारिश थी। इसके अलावा सरकार को उच्चतर शिक्षा का प्रबंधन स्वयं भारतीयों पर छोड़ देना चाहिए, ये भी है। और तीसरा है कि सरकारी कॉलेज केवल वहाँ स्थापित किए जाए जहाँ मांग हो इसकी। तो हंटर आयोग का, क्योंकि देखिए ये 1882 में आई थी, उस समय हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो उसमें अंग्रेजी शासन थी। तो इनका कहना था कि जो शिक्षा उच्चतर शिक्षा का प्रबंधन है वो भारतीयों पर छोड़ देना चाहिए और जो गैर सरकारी कॉलेज हैं उनको भी उदारतापूर्वक अनुदान देना चाहिए। साथ ही सरकारी कॉलेज केवल वहाँ स्थापित किए जाए जहाँ पे मांग हो। ये इसका 3 सुझाव था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शिक्षा आयोग स्वाधीनता पूर्व 1882-83 की प्रमुख टिप्पणियां क्या थी। अब हम ऑप्शन नहीं देखेंगे, डायरेक्ट इसका आंसर देखते हैं। तो शिक्षा आयोग 1882-83 की जो मुख्य टिप्पणी थी कि स्थानीय सरकारों को आम शिक्षा सुविधाओं का विस्तार भी करना होगा, प्रत्येक कॉलेज को कर्मचारियों की संख्या, अनुरक्षण व्यय तथा स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर धन राशि मुहैया कराना महत्वपूर्ण है और कॉलेजों की बुनियादी सुविधाओं में सुधार करने के लिए विशेष अनुदान उपलब्ध करवाया जाए। आज बस इतना पे ही ख़त्म करते हैं क्योंकि क्वेश्चंस अभी हैं और एक वीडियो में थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, इस वजह से जो इसका एक और पार्ट मैं लेकर आऊँगी जिसमें जो भी बचे हुए क्वेश्चन है वो सारे हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। और हाँ, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और पुराने चैनल जो सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें।